आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 8 का जियोग्राफी का 5th चैप्टर उद्योग। क्या होता है उद्योग, उसके बारे में देखते हैं। क्या आपने यह कभी विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आपको मिलती है वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लंबी लकड़ी को संशोधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जब यह कागज प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्माण स्याही का इस्तेमाल पृष्ठ पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठ को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर वह पैक करके बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। तो द्वितीय क्रियाकलाप क्या है? कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे आपने देखा लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करता है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिज और निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। लोहा और इस्पात उद्योग किससे संबंधित है? वस्तुओं के उत्पादन से। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। और पर्यटन सेवा से। तो जो धान था, हमने इसके पिछले चैप्टर में देखा था, धान था वो प्राथमिक उत्पादक में आता है। जो लोहा है, खनन है, उत्खनन, ये सब द्वितीयक, और तृतीयक में पर्यटन सेवा आती है। फिर उसके बाद देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कच्चा माल के लिए क्या होता है? कच्चा माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकता है। कौन कौन सा? खनिज, समुद्र और वन। फिर आगे देखते हैं कृषि आधारित उद्योग। कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जीव आधारित उत्पादकों का उपयोग किया जाता है। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। कौन कौन से? जो खाद्य संसाधन है, वनस्पति तेल है, सूती वस्त्र है, डेयरी उत्पाद है और चर्म उद्योग, ये किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादक कृषि उत्पाद आधारित उद्योग से। फिर देखते हैं खनिज आधारित उद्योग। ये प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद और अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। जो खनिज आधारित उद्योग है, इन उद्योगों का उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योगों का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री और रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग, सबसे पहले हमने क्या देखा? कृषि आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग, तीसरा समुद्र आधारित उद्योग। सागरों और महासागरों से प्राप्त उद्योगों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे समुद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मछली उद्योग का निर्माण इसके कुछ आधारित हैं। अब फिर देखते हैं वन आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी, कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर, भवन का निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। अब आकार। उद्योगों का आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। मतलब उद्योगों का जो आकार है वो किससे संबंधित है? उसमें कौन पैसा लगा रहा है,
उसके में कितने लोग काम कर रहे हैं और उसका उत्पादन की मात्रा कितनी है, ये सब आकार के आधार पर उद्योगों को दो बाटों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला है लघु आकार का उद्योग, दूसरा है वृहद आकार का उद्योग। लघु कुटीर उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी बुनाई, मिट्टी का बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। और बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी संख्या में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होता है, जैसे रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण उद्योग। लघु पैमाने के उद्योग ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पाद बड़े पैमाने पे होता है। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। निजी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार करती है। सार्वजनिक मतलब सरकार के अंडर में आता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति के समूह के द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों के एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। जो मारुति उद्योग लिमिटेड है वो संयुक्त क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र में स्वामित्व संचालन कच्चे माल के उद्योगों आपूर्ति दोनों द्वारा होता है। जो आनंद मिल्क है और सुधा डेयरी, ये दोनों सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। फिर देखते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पे विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य अवसंरचना जैसी प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नवीन और शहरों का विकास और वृद्धि होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि जहाँ पे गांव है, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ पे उद्योग लगाने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। वहाँ पे बिजली, परिवहन, पानी, ये सब की सुविधा सरकार कम पैसों में उपलब्ध कराती है। जिससे क्या होता है, अगर वहाँ पे उद्योग लगता है तो नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होता है। जैसे उद्योगों के अवस्थिति संबंधी कारक, मतलब उद्योग लगाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले कच्चा माल चाहिए, फिर बिजली चाहिए, भूमि चाहिए, परिवहन चाहिए, संचार चाहिए, ये सब चाहिए। फिर उसके बाद मजदूर चाहिए, पैसा लगाने के लिए चाहिए कोई, उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए और पानी चाहिए। इतने सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें उद्योग लगाने के लिए। अब देखते हैं औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। क्या क्या है, निवेश है, प्रक्रम है, निर्गत शामिल है। निवेशों में कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। मतलब कच्चे माल को पूरी उसकी जो हमें बनाना है उसे तैयार करके उसमें परिवर्तित करते हैं। जैसे हमें
गेहूँ आटा बनाना, तो हम क्या करेंगे, गेहूँ को लाएंगे, फिर उसको सुखाएंगे, फिर उसको मशीन के द्वारा पीसेंगे, फिर वो जो कि आटा तैयार हो गया वो क्या हो गया, हमारा परिष्कृत माल हो गया। अब जैसे हमें ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड से किससे बनेगा, मैदा से बनेगा, तो मैदा को हमको लाना है, फिर उसको आग में पका के फिर उसको तैयार करना है, तभी उसके बाद जाके ब्रेड तैयार हो गया। डबल रोटी। सूती निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय। मतलब निर्गत क्या है, जो हम वस्तुओं को बेचेंगे तो उससे जो आय हम पैसा मिलेगा उसको निर्गत कहते हैं। तो सबसे पहले निवेश, प्रक्रम और निर्गत, ये तीन चीज औद्योगिक में शामिल है। निवेश क्या होता है, कच्चे माल। प्रक्रम क्या होता है, जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित। और निर्गत क्या होता है, अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय। सूती वस्त्र उद्योगों के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रम में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगीन और छपाई शामिल होते हैं। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। फिर हम देखते हैं कि औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्र पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयले क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है वहीं पे उद्योग निर्मित किए जाते हैं और उद्योग प्रदेश बनाए जाते हैं। अब इस मैप में पूरे वर्ल्ड में कितने सारे उद्योग प्रदेश हैं उनको बताया गया है कि औद्योगिक प्रदेश कहाँ कहाँ हैं। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व ब्राज़ील, मॉन्टेविडियो, आयस, ब्यूनस ब्राज़ील, सैंटियागो, लीमा, इक्वेडोर, बोगोटो और काराकस, ये सब हो गया दक्षिणी अमेरिका। फिर उत्तरी अमेरिका में यहाँ सब पूरे, तो यहाँ पे कई सारे स्थानों को इस मैप के थ्रू बताया गया है कि विश्व में औद्योगिक पट्टी और औद्योगिक प्रदेश कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे एक पूरा सैंपल दिया हुआ, इसको क्या बोलते, औद्योगिक पट्टी है। फिर ये जो ब्लैक ब्लैक है वो क्या है, औद्योगिक प्रदेश है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे समूह, बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूरू औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश हैं। औद्योगिक विपदा, उद्योगों में दुर्घटना या विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। मतलब क्या होता है, उद्योगों में भी कभी कभी घटनाएं उत्पन्न हो जाती, जैसे भोपाल में 3 दिसंबर 1884 को लगभग 0.030 मतलब 12:30 पर अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना हुई। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अंतःविषैले मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। किसका रिसाव हुआ, हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हजारों लोग जो बच गए वे आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधेपन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियां आदि से पीड़ित है। ये है भोपाल गैस कांड का, ये मध्य प्रदेश में है भोपाल, वहाँ के ये कांड के बारे में बताया गया है। फिर आगे बताया गया कि
जो 23 दिसंबर 2005 को चीन के गाओ कायो चोगागी में गैस कूप विस्फोटक से 243 लोगों की मृत्यु और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया है। कई लोग विस्फोटक के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैसों से क्षतिग्रस्त हो गई। तो जोखिम कम करने के उपाय, तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अधिक बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना से होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थ के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। मतलब इस टाइप से सावधानी बरतनी चाहिए हमें। प्रमुख उद्योगों का वितरण, विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, जैसे जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस, इसमें क्या है, लोहा इस्पात उद्योग। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है, मतलब वहाँ पे है। और सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु प्रदेशों में हैं। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योगों के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित होते हैं। अब लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं। तो निवेश प्रक्रम और निर्गत को हम पढ़ चुके हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसका उत्पाद अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब इसका उपयोग कहाँ होता है, अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में। उद्योगों के साथ निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होता है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, यह प्रज्वलित होता है, इसके बाद यह परिशोधित होता है। मतलब पहले जो कच्चा लोहा वो प्रज्वलित होगा, फिर उसके बाद परिशोधित होगा, प्राप्त उत्पादक इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम, निकेल और तांबा। प्रगलन क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातु को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। ये मैप में बताया गया है कि मतलब जो इस्पात है, 1 टन इस्पात का निर्माण कैसे होता है। तो जब हम 8 टन कोयला डालते हैं प्लस 4 टन अयस्क और 1 टन चूना पत्थर, तो 1 टन इस्पात का निर्माण होता है। जैसे अन्य धातु को थोड़ा थोड़ा मात्रा में इस्पात लगाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जाती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। कौन, मिश्र धातु इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड है, मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी है। लगभग सारी वस्तु जिनका हम उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हो अथवा इन धातुओं से निर्मित औजार और मशीनों से बने, जैसे पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांश इस्पात से बने होते। इसमें सेफ्टी, यहाँ तक कि सेफ्टी पिन सुइयाँ भी इस्पात से ही बनी होती। तेल कूप इस्पात से, इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित होती है। खनिज का खनन इस्पात से के उपकरण से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया है। 1800 ईसा पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चे माल, विद्युत आपूर्ति और बहता हुआ जल आसानी से उपलब्ध होता था।
बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहर और रेलवे निकट थी। 1950 के बाद लोहा इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित शुरू हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य उस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक और परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्र भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्यों में फैले, जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। मतलब इस्पात से बहुत सारे ये 4 राज्यों में इस्पात के कारखाने हैं। पहला जमशेदपुर भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकाई नदियों के संगम के समीप साक्षी सन 1960 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक माना जाता है। जो जमशेदपुर है वो लौह इस्पात के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक समझा जाता है। सांची के कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल पर काली माटी स्टेशन से 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झारिया कोयला क्षेत्र, कोयला और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होते थे। टिस्को को झारिया से कोयला और फिर झारिया और उड़ीसा से कोयला, छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होते थे। सरकारी प्रोत्साहन से इसे प्राप्त पूंजी उपलब्ध होती थी। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित हुए। इसमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीन, टीन की चादर, केबल और तार का उत्पादन किया जाता। भारत में लौह इस्पात के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास का आरंभ हुआ। भारत में उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांश अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहद समकालिक इस्पात संयंत्र के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसे द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। फिर पीटर्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही है। लौह अयस्क मिनेसोटा के लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर। इन खानों और पीटर्सबर्ग नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग, ग्रेट लेक्स जलमार्ग सब में वहाँ पे उपलब्ध है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स ने पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोंगहिला और एल्लेघनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोंगहिला और एल्लेघनी नदी का घाटियों और पीटर्सबर्ग नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों तक बाजार भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई कारखाने जैसे रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पाद में
इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। फिर सूती वस्त्र उद्योग, इस धातु से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है। रेशे प्राकृतिक और मानवकृत हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास ये सब आएंगे। मानव निर्मित नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन और एक्रिलिक। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योग में से एक है। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकलाई कताई तकनीकी हथकरघों से बनाया जाता है। 18वीं सदी में पावर लूम के पहले ब्रिटेन और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योगों के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने में गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथों से कतते और हाथों में बुनते हुए वस्त्र का एक विस्तृत भारतीय बाजार है। ढाका का मलमल, मसूरीपट्टनम की छीट और कालीकट के केलिलो तथा बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात है। मतलब ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन हाथों से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनाने में अधिक समय लेता है। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम से नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो अच्छे व सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्र का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते हैं। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई। पोषण आर्द्र जलवायु मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेशों में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात के आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्र कृत्रिम रूप से उत्पादन की जा रही है और कच्चा माल कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसकी वजन कम नहीं होती। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैला हुआ, जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, मुंबई, पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अब हम देखेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में साबरमती की नदी के तट पर स्थित है। 1859 यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई। यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण नगर बना। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता। अनुकूल अवस्थित कारण अहमदाबाद को सूती वस्त्र उद्योगों में विकास में सहायक मिले। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र में बहुत निकट स्थित है। यह कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है। जलवायु कताई बुनाई के लिए आदर्श था। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त था। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग की कुशल अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्ग का जाल सूती वस्त्र वाले को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस कारण इसका बाजार तक सरल पहुंच है। नज़दीक में मुंबई पतन इसी मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। जैसे भारत का था वो, तो ये जापान का था। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों का विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता, पोषण आर्द्र जलवायु कताई बुनाई के लिए भी बहुत ही उपयुक्त था। श्रमिक आसानी से मिल जाते थे। पतन के लिए कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्र का निर्यात की सुविधा उपलब्ध थी। तो कई सारी सुविधा जो ओसाका में उपलब्ध थे, जिसके कारण सूती वस्त्र वहाँ पे बहुत अच्छे से फला फूला।
और एक अच्छा बाजार बना। यद्यपि देश के एक महत्वपूर्ण उद्योग है, हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजानी ये सब ने ले ली है। भारत में बेंगलुरु सर्वाधिक सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान है। यह नगर धूल मुक्त और यहाँ का किराया व रहन सहन का खर्च भी कम है। सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने की। इस शहर में कार्य अनुभव वाले कुशल प्रबंधक सर्वाधिक उपलब्ध हैं, जहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटक में विश्व में सबसे अधिक उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी केंद्र के समीप है। सुहानी जलवायु, आकर्षक और स्वच्छ के साथ भविष्य में विकास और विस्तार के लिए पर्याप्त साधन है। मुख्य सड़क व हवाई पतन के समीप है। बाजार और निपुण कार्य बल तक अच्छी पहुँच है। तो उद्योगों के महत्वपूर्ण केंद्र बेंगलुरु के पास हमेशा विशिष्ट लाभ रहे। इसे शहर के माध्यम और उच्च प्रबंधन प्रतिभा बड़ी संख्या में उपलब्ध है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वाला चैप्टर जो हमारा होता है वो ख़त्म हुआ।